नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा चौधरी आपका एक बार फिर से अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पर टीजीटी हिंदी फीमेल का पेपर करने वाले हैं। ये पेपर हमारा 5 सितंबर 2021 में हुआ था, 5 सितंबर 2021 में हुआ ये पेपर हमारा, और ये शिफ्ट 1 का पेपर है। कल जो हमने पेपर किया था वो 4 सितंबर 2021 का पेपर था, 4 सितंबर 2021 का पेपर था, और कल वाला पेपर हमारा थर्ड शिफ्ट का पेपर था। ठीक है, आपने अगर क्लास नहीं लिया है आप चैनल पर जाइए, क्लास लीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम इसमें बात कर लेते हैं। जो बच्चा नया है उनके लिए तो एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर देनी है, क्योंकि बच्चे फिर सुनते नहीं हैं और वर्क भी नहीं करते। तो 2014 का हमने ध्यान से आप सुने, 2014 वाले टायर 1 और टायर 2 के हमने सारे पेपर कंप्लीट कर लिए हैं, टायर 1 वाला भी 2 वाला भी। 2018 वाले यानी कि 2018 वाले भी हमारे 11 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। ये 11 सेट आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों को मिलाकर हैं। इसमें आपका टीजीटी भी आ जाता है और आपका पीजीटी भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ आपके 2 ही पेपर बनते हैं। फिर हमने 2021 के भी पीजीटी के 11 सेट, 5 सेट हमारे पीजीटी के कंप्लीट हो गए। टोटल तो हम 11 ही करेंगे, किसके टोटल 11 ही सेट है, क्योंकि टीजीटी यहाँ पर 6 सेट और पीजीटी के इन्होंने 5 सेट दिए हैं। ठीक है, तो पीजीटी के हमने 5 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। ये किसके हैं? पीजीटी के कंप्लीट हैं। और एक मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे आप ना चाहते हुए भी, देखिए आपने यहाँ पर 1000 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, 1000 आपके कंप्लीट हो गए। यहाँ पर भी आपके 1000 कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर आप कर लेते हैं कंप्लीट, 6 सेट किए हैं आपने तो 600 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं आपके। यहाँ पर आप लगभग 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। और इस तरीके से ये जो सीरीज़ है, अभी तक जो मैं टीजीटी को नहीं लगा रही हूँ, 2021 का टीजीटी में नहीं लगा, ये 3000 प्लस क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, यानी कि 3200 के लगभग आपके क्वेश्चंस कंप्लीट आप कर चुके हैं। आज वाले पेपर को ऐड नहीं कर रहे हैं इसमें। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको देती हूँ उसको भी कोई ऐड नहीं किया। लेकिन अगर आप क्रम से क्लास लेते हैं, सीक्वेंस में क्लास को देखते हैं, तो इतने क्वेश्चंस की सीरीज आप कर चुके हैं। यही क्लास अगर आप 1 टाइम और इसको रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो देखिए आप फिर अपने आप में कितना इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। क्लास को करते हैं अपनी शुरू। जो बच्चा हमारी क्लास में नया है, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली क्लासेस आपको समय पर अवेलेबल होती रहें। आज का जो क्लास होगा हमारा, ये हमारा क्लास क्वेश्चन नंबर 101 से होगा स्टार्ट। और आपको क्लास पसंद आए तो आप लाइक करने में बहुत कमियां करते हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कीजिएगा। और चलिए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से हम आ गए हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए आप कितने काफ़ी अच्छे यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं आज। पहला ही क्वेश्चन कितना खूबसूरत है, देखिए। गुलरा के बाबा कहानी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 101 है ये। और गुलरा के बाबा कहानी के लेखक की बात हो रही है यहाँ पर। मार्कंडे की ये कहानी है। मार्कंडे को समकालीन कहानीकार भी कहा गया है। मार्कंडे को क्या कहा जाता है? समकालीन कहानीकार कहा जाता है। इनके कुछ और कहानी संग्रह हैं मार्कंडे जी के, तो आप इनको देख सकते हैं। बेटा आपको अगर नोट करना है आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं जल्दी में पेपर कराऊंगी, 100 क्वेश्चन करने हैं तो मैं नोट नहीं करूँगी। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, आप पोज करना, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मार्कंडे जी के जो कहानी संग्रह हैं उनमें आप पान का फूल देखते हैं, हंस जाई अकेला भी देखते हैं, भूदान देखते हैं, माही, बीच के लोग, इस तरह के जो कहानी संग्रह हैं ये मार्कंडे जी के हैं। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता देती हूँ कुछ चीज़ें कि आपका रिवाइज होता रहे। क्वेश्चन 102, आदिकालीन कविता का प्रधान रस कौन सा है? आदिकालीन जो कविता है इसका प्रधान रस वीर रस, यहाँ आपका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 103, मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता है? मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता है? तो यहाँ आगे हमारा राइट आंसर बनेगा। आगे क्या होगा? राइट आंसर बनेगा। और आगे से ही एक क्वेश्चन कितनी बार बनता है आपका कि तार सप्तक का प्रकाशन इन्होंने कब किया था? ये किया था इन्होंने 1943 में। आप सारों का याद रखेंगे, पहले को याद कर लीजिए बस। 1943 में करते हैं आगे तार सप्तक का प्रकाशन। पहले वाले को पहला तार सप्तक नहीं बोलते, कभी भी तार सप्तक ही बोलते हैं। इसका कब किया था? 1943 में किया था। और इसी में आप +8 कर दीजिए, फिर +8 कर दीजिए, फिर आप +20 कर दीजिए, तो आपका सारों का
आपका जो सन है इनका एक क्रम आपको लर्न हो जाता है। ठीक है, आप जब इसमें +8 करेंगे तो 51 हो जाएगा, फिर यहाँ पर +8 करेंगे तो आपका 59 बन जाएगा, फिर +20 करेंगे तो 79 बन जाएगा, 1979। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 104। धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? बात अगर धातुसेन की आती है तो यहाँ जो राइट आंसर बनेगा वो होगा हमारा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का पात्र है धातुसेन। और जयशंकर प्रसाद जी का जो प्रथम नाटक माना जाता है वो 1910 में प्रकाशित हुआ था, सज्जन। 1910 में प्रकाशित हुआ था सज्जन नाटक माना जाता है। प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है? सज्जन। ये जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम नाटक माना जाता है। बाकी इनकी काफ़ी सारी नाट्य कृतियाँ हैं। कल्याणी हुआ, परिणय हुआ, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सारे इनके क्या हैं? नाट्य कृतियाँ हैं। इन्होंने कुछ आपके ये कहानी संग्रह भी किए हैं, जैसे आ जाता है आपका छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये जयशंकर प्रसाद जी के क्या हैं? कहानी संग्रह हैं। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 105। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत की बात करते हैं, राइट आंसर बनेगा मलिक मोहम्मद जायसी। और पद्मावत में कितने खंड हैं? अगर बात खंडों की करते हैं तो पद्मावत में कितने खंड हैं? 57 खंड हैं। इसको भी याद रखेंगे कि पद्मावत में 57 खंड हैं। ये जायसी जी की रचना है। और इनका जो प्रिय अलंकार था, अगर अलंकार पूछ लिया जाता है तो क्या था? उत्प्रेक्षा। इनका जो प्रिय अलंकार था वो कौन सा था? उत्प्रेक्षा था। इसको भी याद रखेंगे, उत्प्रेक्षा। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर मोइनुद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे। ये जरूर पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन कि कौन सा कवि किस बादशाह के टाइम का था, तो ये हम याद रखेंगे, शेर शाह के समकालीन थे। जो आपके जायसी जी हैं शेर शाह के समकालीन थे। और शिष्य किसके थे? इनके गुरु का क्या नाम था? शेख मोइनुद्दीन मोहिदी। शेख मोहिदी इनके गुरु का नाम था, शेख मोहिदी, याद रखेंगे। और ये अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर रहते थे। किस स्थान पर रहते थे? जायस पर। और इसी वजह से इनके नाम भी कहा जाता है, एक कहावत है कि जायसी पड़ा। ठीक है, इनके भी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे आपका अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कहानावत, इस तरह के जो ग्रंथ हैं ये जायसी जी के जाने जाते हैं। आकाशदीप और पुरस्कार कहानी किस कहानीकार की रचनाएं हैं? ये कहानियाँ किस कहानीकार की रचनाएं हैं, ये पूछा जा रहा है। ये जो कहानियाँ हैं हमारी दोनों ही, आकाशदीप और पुरस्कार, ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं। और जयशंकर प्रसाद का मैंने बताया आपको कि कुछ और इनके कहानी संग्रह जैसे छाया है, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, बेटा ये कहानियाँ नहीं, ये कहानी संग्रह हैं। ठीक है, ये क्या है? ये दोनों कहानी संग्रह हैं। आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि और आपका आंधी, इंद्रजाल, ये जयशंकर प्रसाद जी के कहानी संग्रह हैं अन्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन को 107। हिंदी गल्पमाला मासिक पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये काशी से प्रकाशित हुआ था। हिंदी गल्पमाला का जो पत्र है ये काशी से प्रकाशित हुआ था। और ये जो पत्रिका है हिंदी गल्पमाला, ये 1918 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1918 में प्रकाशित हुई थी ये। और प्रसाद तथा इलाचंद्र जोशी की जो प्रारंभ की कहानियाँ हैं वे इसी में छपती थी, हिंदी गल्पमाला में। प्रसाद जी की और इलाचंद्र जोशी की, याद रखेंगे इन दोनों को ही। इनकी जो प्रारंभिक कहानियाँ हैं वे किस में छपती थी? हिंदी गल्पमाला में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 108। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? कौन से निबंध है जिनमें समास शैली प्रयुक्त होती है? तो राइट आंसर बनता है विचारात्मक। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? विचारात्मक निबंधों में होती है। इस निबंध में केवल किसी देखी या फिर सुनी हुई बातों का वर्णन नहीं होता। इस तरह के जो निबंध होते हैं विचारात्मक, इसमें देखी या फिर सुनी हुई बातों का वर्णन नहीं होता। इसमें केवल कल्पना होती है, चिंतन शक्ति होती है, इन्हीं से काम लिया जाता है। और यही विचारात्मक निबंध का अधिक श्रम साध्य भी होता है। यहाँ तक की बातें होती है क्लियर। एक और मैं इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दूँ कि निबंध जो है ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? अगर बात निबंध की करते हैं, अगर बात हम निबंध की करते हैं तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके?
एक तो वर्णनात्मक होते हैं, पूरा आप लिख लीजिएगा। एक तो होते हैं वर्णनात्मक, दूसरे होते हैं विवरणात्मक। दूसरे कौन से होते हैं? विवरणात्मक होते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा आप। मैं पूरा लिखूंगी तो समय ज़्यादा लगेगा। और तीसरे नंबर पर आते हैं आपके विचारात्मक। तीसरे नंबर पर होते हैं विचारात्मक और चौथे नंबर पर होते हैं भावात्मक। ये भी हम ध्यान रखेंगे, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। निबंधों का अगर प्रकार पूछ लिया जाए मुख्यतः कितने प्रकार के निबंध होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। और निबंध के लिए जो है हमें अभ्यास करने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब हम बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तभी हम उस पर वर्क अच्छे से कर पाते हैं। क्वेश्चन 109, अवधी भाषा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अवधी भाषा की बात करते हैं, किस अन्य नाम से इसको जाना जाता है? तो इसको अन्य नाम से जाना जाता है कोसली के नाम से। क्या अन्य नाम होगा अवधी भाषा का? कोसली। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन देखिए 110, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल पूछा जाता है तो उसको हम शुक्ल युग, उसको कौन सा मानते हैं? यहाँ इन्होंने शुक्ल युग दिया है, बट मुझे लगता है शुक्ल युग दिया है, आप इसको चाहे तो मान सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है इसका आंसर भारतेंदु युग होना चाहिए, क्योंकि भारतेंदु युग को ही हिंदी का उत्कर्ष काल माना जाता है। और सर्वसम्मति से विद्वानों ने क्या किया था? भारतेंदु युग को हिंदी निबंध का जनक माना था। ठीक है, यहाँ पर आयोग ने तो इसको शुक्ल युग ही माना है। इसमें आप देख सकते हैं, या फिर मैं भी आपको कल ये कन्फर्म कर दूंगी कि इसका जो राइट आंसर भारतेंदु होगा या फिर शुक्ल युग। वैसे आयोग का आंसर तो शुक्ल युग ही है, आप चाहे तो इसको मान सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये भारतेंदु युग होना चाहिए था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 111 देखिएगा, इंदुमती किस विधा की रचना है? इंदुमती आपकी एक कहानी है, और ये कहानी किसकी है? ये किशोरी लाल गोस्वामी जी की कहानी है। किशोरी लाल गोस्वामी जी की कहानी है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये 1900 है। किशोरी लाल गोस्वामी जी की है और प्रकाशन वर्ष 1900 है। ठीक है, 1900 में ये 1900 ईस्वी की है। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर विद्वानों ने क्या माना है कि इसको शेक्सपियर का एक नाटक था, इनका टेम्पेस्ट नाटक, उसका छाया अनुवाद माना है। ये एक मौलिक कहानी नहीं है। इंदुमती जो है आपकी, ये एक मौलिक कहानी नहीं है, बल्कि शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक का, उनके नाटक का नाम था टेम्पेस्ट। ठीक है, टेम्पेस्ट नाटक का इसको छाया अनुवाद यानी कि एक तरीके से उसकी नकल माना जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 112 को देखिएगा, किसकी कविता में छायावाद और प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं? कौन सा कवि यहाँ पर ऐसा है जिसकी कविता में ये तीनों ही लक्षण देखने को मिलते हैं, छायावाद वाला, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद? तो यहाँ शमशेर बहादुर सिंह जो है हमारा राइट आंसर बनेगा। शमशेर बहादुर सिंह जो हैं वे दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, और इनकी प्रमुख कविताएं हैं अमन का राग, एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, और आपका क्या है, घिर गया है समय का रथ। घिर गया है समय का रथ, ये भी इन्हीं की है, प्रमुख कविता है इनकी। और समय साम्यवाद, इनको याद रखेंगे। मुक्तिबोध ने यहाँ पर क्या लिखा है? मुक्तिबोध की अगर बात करते हैं, इनकी भी कोई रचना मुझे याद आ रही है। मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं ये प्रयोगवादी, आप इन तीनों को याद करिएगा। ये क्या है? ये प्रयोगवादी धारा के कवि हैं। ठीक है, ये कौन सी धारा के हैं? प्रयोगवादी के हैं। आगे चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए 113, शुद्ध कविता की खोज 1956 में किसकी रचना है? ये रचना पूछा जा रहा है किसकी है, और ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 114, रीतिबद्ध काव्य धारा का प्रमुख कवि कौन है? रीतिबद्ध काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं वे आचार्य केशवदास हैं। क्लास में आप पहली बार क्लास को कर रहे हैं तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लग रही है, ये सभी से रिक्वेस्ट है मेरी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा।
ठीक है, अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजना। जो बच्चे ये क्लास नहीं ले पाते हैं या एक अच्छी कोचिंग में वो नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए भी ये क्लास है। आप उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप ही लोगों की बनती है। ज़रूर सभी फ्रेंड्स को अपने सभी ग्रुप में इसको शेयर कीजिएगा। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? आचार्य केशवदास राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा पूछी जा रही है। इनमें से कौन सी है? प्रगतिवादी अगर काव्य की बात करते हैं तो 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा है ये आपकी 1936 से लेकर 1943। राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन 116, भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर क्या है? भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर क्या है? ये एक कविता है। देखिए, अगर भारतेंदु जी की सारी ही रचनाओं की हम संख्या देखते हैं तो ये संख्या हमारी 175 है। ठीक है, अगर इनकी समस्त रचनाओं की संख्या देखी जाए तो 175 है। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या, अगर काव्य ग्रंथों की बात करते हैं तो वो 70 है। अगर काव्य ग्रंथों की बात करते हैं 70 है, और सारी टोटल रचनाओं की बात करते हैं तो 175 रचनाएं इन्होंने की है। काव्य ग्रंथ 70 लिखे हैं। इनके द्वारा कुछ प्रमुख काव्य संग्रह भी हैं, जो जिनमें से कुछ मैं बता दूंगा आपको। जैसे आपका भक्ति सर्वस्व हुआ, प्रेम मालिका है, वैशाख महात्म्य है, प्रेम माधुरी है, प्रेम तरंग है, प्रेम प्रलाप आदि इनके द्वारा जो है रचित आपके संग्रह हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन कि मंडे से आपकी जो क्लासेस हैं वो सीटेट की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। उसमें भी मैं चाहती हूँ कि पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद डिटेल में आपको कराऊँ। जो बच्चे या जो सगे संबंधी आपके हैं सीटेट का क्लास लेना चाहते हैं और समझ नहीं आ रहा कि पेपर में क्या आता है, तो मैं सबसे पहले चाहती हूँ, नोट्स तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, वो मैं करा दूंगी आपको। बट मेरा एक उद्देश्य क्या है कि सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि पेपर के अंदर डिटेल में आता क्या है। जब आपके भी बेसिक्स क्लियर होने लगेंगे कि हमें ये चीज़ पढ़नी है, ये पढ़नी है, भले ही आपको उसमें नहीं आए, एक बार होगा ऐसा, नहीं आएगा आपको, लेकिन सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब आप उसको करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। सबसे पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास सिलेबस हो। सिलेबस का PDF मैंने डाल दिया है, आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी मिलेगा और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगा। ठीक है, उसका PDF वहाँ पर है, जो नया अपडेट होकर आया है वही डाला है मैंने। वहाँ आप देख सकते हैं, आपका पूरा कंटेंट वहाँ पर मिलेगा। जितना सिलेबस आप खुद से करना चाहे कर लीजिए, इसमें आपको कोई कोचिंग की या मुझे नहीं लगता किसी कोर्स को लेकर पढ़ने की ज़रूरत है। आप यूट्यूब से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जब मैंने किया था तो मैंने अपना 8 ही दिन के अंतर्गत निकाला था, बस मैंने 8 दिन पढ़ाई की थी, 1 वीक ओनली, तब मेरा ये निकला था। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ आप भी इसमें ज़्यादा पैसे को अपने वेस्ट मत कीजिए, ये आपका हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। बच्चे का जब नहीं निकलता है एग्ज़ाम कोई भी, जब वो भटक जाता है रास्ते से, वो तैयारी बहुत ज़्यादा करता है लेकिन उसको सही मायने में यही मालूम नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो मेरी वाली क्लासेस तो जो हैं मैं विद डिटेल में आपको सारे पेपर कराऊँगी। ये वाले तो मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी आपकी क्लास, मंडे से आपको रेगुलर क्लास मिलेगी और इस क्लास का जो टाइम होगा वो मॉर्निंग में होगा। ये वाली क्लास मैं आपको मॉर्निंग में दिया करूँगी क्योंकि मेरा इवनिंग में आपका ये वाला क्लास हो जाता है, फिर एक में GK GS का भी क्लास आता है, तो फिर टाइम नहीं बचेगा, तो मॉर्निंग में आपका सीटेट का क्लास होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 116, भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर क्या है? ये एक कविता है। प्रेम सरोवर क्या है? एक कविता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 117, रामचरितमानस किस भाषा की रचना है? ये अवधी भाषा की रचना है और मैक्सिमम आपका 10 टाइम रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। मैंने कल भी बताया था आपको कल वाले क्लास में कि बेटा ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी रामचंद्र इनकी तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं, इनका कौन सी रचना किस भाषा में लिखी गई है, ब्रज में कौन सी है, अवधी में कौन सी है, तो ये आप ज़रूर याद कीजिएगा। और मैंने बताया था अधिकतर जिसमें राम आया है वो आपकी अवधी भाषा में मिलेगी। जिन रचनाओं के अंतर्गत राम को मेंशन किया गया है तो वो आपको अधिकतर वे रचनाएं आपकी अवधि में होगी। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप एक ऑप्शन उसका अवधि लगा सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 118, इनमें से कौन प्रगतिवादी धारा का कवि नहीं है? प्रगतिवादी धारा की बात करते हैं तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ये आपके प्रगतिवादी धारा के कवि नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 119, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2005 में।
नेक्स्ट 120 क्वेश्चन, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? प्रगतिवाद के दार्शनिक आधार की बात करते हैं, साम्यवाद राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 हो गया आपका, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार इसका साम्यवाद है, राइट आंसर। क्वेश्चन 121, पूरा क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? कौन है जो छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट 122, कामायनी किस प्रकार की रचना है? कामायनी जो है एक महाकाव्य है। कामायनी क्या है? कामायनी एक महाकाव्य है। किसकी रचना है कामायनी? जयशंकर प्रसाद जी की है। कितने सर्ग हैं इसमें? 15 सर्ग हैं। ये मैं बहुत सारी चीज़ें इसके विषय में बता चुकी हूँ। बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियाँ मैंने कल इसके आनंद सर्ग से आपको बताई थी, कौन कौन सी पंक्तियाँ हैं और पंक्तियाँ क्या थी आपकी। यहाँ देखिएगा, यहाँ इसमें कामायनी में पंक्तियाँ कौन सी थी? पंक्तियों को देख लीजिए आप एक बार, मुझे याद आ गई तो मैं आपको बता दूँ। समरस थे जड़िया चेतन, चेतन सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती आनंद अखंड घना था। और एक और कितनी खूबसूरत पंक्ति है इसका, देखिए। चेतन का साक्षी मानव हो, निर्विकार हंसता सा, मानस के मधुर मिलन में गहरे गहरे धसता सा, मानस के मधुर मिलन में गहरे गहरे धसता सा। ये दोनों ही पंक्तियाँ जो है आनंद सर्ग से ली गई हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन 123, हिंदी के किस कवि ने मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखी हैं? तो कौन सा कवि है जिसने मैथिली में यात्री के नाम से कविताएं लिखी हैं? वे हैं नागार्जुन जी। और नागार्जुन की एक पंक्ति है, काफ़ी अच्छी पंक्ति है, देखिए। रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहलाएगा, निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहलाएगा। कितनी अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं। 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया, बाकी रह गए 4। ये इनकी पंक्तियाँ हैं, इनको भी आप याद रखेंगे और एग्जाम में पूछी गई पंक्तियाँ हैं। दोनों ही पंक्ति, 4 पंक्तियाँ मैंने आपको बताई, चारों ही पंक्ति जो है एग्जाम में आई हुई पंक्तियाँ हैं। देखिए आगे क्वेश्चन, विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि थे? विद्यापति की बात करते हैं तो ये मैथिली भाषा के कवि थे। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, किसे कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय यहाँ राइट आंसर बनेगा। इनको कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है और इनकी रचना आप प्रिय प्रवास है, वैदेही वनवास है, इनको जरूर याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 126, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद जी इसके अध्यक्ष थे और ये रिपीटेड है आपका 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? बीजक के नाम से जाना जाता है, ये भी आपका रिपीटेड है, कई बार पूछ लिया जाता है। बीजक का संकलन किसने किया है? इनकी वाणी का संकलन किसने किया है? ठीक है, धर्मदास यहाँ इनके जो शिष्य थे उन्होंने किया, ये आपका पूछ लिया जाता है। साखी सबद रामायणी से भी क्वेश्चन आ जाता है, साखी में क्या है, रामायणी में क्या है, साखी में क्या है, किस चीज़ में लिखी है, दोहे हैं, चौपाई है, गे है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये भी आपका रिपीटेड है, 18 में मैंने कराया आपको, ये सन 1800 में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 राइट आंसर बनेगा। 1800 में जो वेलेजली थे उन्होंने कोलकाता में इसकी स्थापना की थी और ये कॉलेज जो है एक प्राच्य विधाओं तथा भाषा के अध्ययन का केंद्र था, प्राच्य विधाओं के अध्ययन का और भाषा के अध्ययन का केंद्र था। इस संस्था के द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बांग्ला, उर्दू, आपकी ये जो भाषाएं हैं आदि हजारों पुस्तकों का इसमें अनुवाद किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन 129, अंतर्वेदी किस भाषा का नाम है? अंतर्वेदी भी आपका रिपीटेड है, ये ब्रज भाषा का नाम है। ये तो मुझे लगता है मैंने 21 पीजीटी में भी आपको कराया। यहाँ देखिए, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी है? 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। जैसे आपका पूर्वी हिंदी हो जाता है, पश्चिमी हिंदी हो जाता है, बिहारी हिंदी है, तो इस तरीके से राजस्थानी हुआ, ये आपकी 5 है। एक पहाड़ी हिंदी इसमें आ जाता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। कुटिल लिपि का विकास
किस लिपि से हुआ है, तो गुप्त लिपि इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर। ये तो मैं पूरा चार्ट समझाया आपको कि ब्राह्मी लिपि से होता है गुप्त लिपि का विकास। पहले आती है ब्राह्मी लिपि, और यहाँ देखिए पहले आती है आपकी ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि का विकास होता है, और गुप्त लिपि से होता है कुटिल लिपि का विकास। गुप्त लिपि से किसका होता है? कुटिल लिपि का विकास होता है। कुटिल लिपि को हमने सिद्ध मातृका लिपि के नाम से भी जाना जाता है। और कुटिल लिपि में फिर कुटिल लिपि से फिर दो लिपियों का विकास होता है, जिसको हम पहली को बोलते हैं नागरी लिपि। पहली को क्या बोलते हैं? नागरी लिपि। और दूसरी को बोलते हैं शारदा लिपि। दूसरी का क्या नाम है? शारदा लिपि इसका नाम है। इसको भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बार आया है। कुटिल लिपि का विकास आपका गुप्त लिपि से होता है। क्वेश्चन 132, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा गया है। तो ये 11 होते हैं, ये पूछना था इनको, स्वर कितने होते हैं हिंदी में, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर कितने होते हैं? तो स्वर तो होते हैं हमारे 11। प्रकार की बात करते हैं अगर इसमें, तो ये आपका लघु, दीर्घ और प्लुप्त हो जाते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 133, प्राचीन देवनागरी वर्तमान नागरी कब बनी? प्राचीन जो देवनागरी है वो वर्तमान नागरी कब बनी? 12वीं शताब्दी में बनी है। राइट आंसर यहाँ 12वीं शताब्दी। क्वेश्चन 134 देखिए, आयोग ने इसे कैंसिल कर दिया था। देवनागरी अंक कितने होते हैं? ये कैंसिल कर दिया गया था ये क्वेश्चन, क्योंकि कितने होते हैं देवनागरी में कुल अंक? ये 9, 11 ये तो नहीं होते, ठीक है। अगर देखा जाए वर्णमाला में तो बात करते हैं 52 की, और यहाँ आपका ये गलत हो जाता है। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 135, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? संयुक्त व्यंजन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं आपको नहीं आता अगर? अक्षय होता है, त्र होता है, अज्ञ होता है आपका, और आपका स्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बघेली नहीं है। बघेली, छत्तीसगढ़ी ये इसकी नहीं है, ठीक है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी। पश्चिमी हिंदी में आपका बुंदेली आता है, ब्रज आता है, कन्नौजी आता है, और बस्ती क्या है यहाँ पर? हरियाणवी और खड़ी बोली, ठीक है। हरियाणवी को जो खड़ी बोली है इसको हम कोरवी के नाम से भी जानते हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी बोलियां हैं जिनके 2-2 नाम हैं, तो वहाँ आप कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। अर्धनागरी किस लिपि से विकसित हुई है? अर्धनागरी की बात करते हैं, और ये किस लिपि से विकसित हुई है? तो राइट आंसर बनेगा हमारा कुटिल लिपि। यहाँ राइट क्या होगा? कुटिल लिपि। अर्धनागरी किस लिपि से विकसित हुई है? कुटिल लिपि से विकसित हुई है। और कुटिल लिपि किससे हुई है? अभी मैंने आपको बताया था गुप्त लिपि से। गुप्त लिपि से विकसित हुई है। गुप्त लिपि जो है ये आपकी ब्राह्मी से विकसित हुई है। गुप्त लिपि ब्राह्मी से, और गुप्त से हुई है कुटिल। कुटिल से फिर 2 हो जाती है, नागरी और शारदा। अस्वर का उच्चारण स्थान क्या है? अ की बात करते हैं, कंठ है। अस्वर का उच्चारण स्थान कंठ है। नेक्स्ट 139 क्वेश्चन, वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है क्या कहलाते हैं? वे संधि स्वर कहलाते हैं। राइट आंसर संधि स्वर हो जाएगा यहाँ पर। जब मैं आपका सीटेट के अंतर्गत जब वर्ण आपको स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगी ना व्याख्या डिटेल में, तब आप वहाँ से ये क्लासेस ले सकते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है क्या कहलाते हैं? संधि स्वर। राइट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन 140, निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों का स्पर्श करती है? तो त, दंत व्यंजन जो होते हैं हमारे, इसमें करती है। त राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 141, मनोगत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? मनोगत शब्द की बात करते हैं, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पर? मनः धनगत, ठीक है। विसर्ग को ओ हो जाता है, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन 142, आप शब्द किस स्वरनाम का बोध कराता है? आप यहाँ पर निजवाचक स्वरनाम का बोध कराता है। क्वेश्चन 143, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। राइट आंसर बनेगा, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, रिपीटेड है आपके क्वेश्चन, तो मैं इनको बार बार तो नहीं बताऊंगी डिटेल में, क्योंकि काफ़ी लंबा क्लास हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा 144, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है, जो धातु संज्ञा या फिर विशेषण से बनती है वह क्या कहलाती है? वह नाम धातु कहलाती है। राइट आंसर होगा यहाँ पर नाम धातु। क्वेश्चन 145, किस उपसर्ग का प्रयोग प्रतिकूल शब्द में हुआ है? प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रतिधनकूल, यहाँ पर प्रति उपसर्ग है।
क्वेश्चन 146, संहार शब्द का उपसर्ग बताइए। संहार का उपसर्ग होता है यहाँ पर सम उपसर्ग लगा है, समधन हार। कैसे बनेगा ये? समधन हार, समधन हार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, हरी घर में है वाक्य में किस प्रकार का प्रयोग हुआ है? हरी घर में है वाक्य में जो है घर के अंदर है हरी, तो अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन देखिए 148, डाकिया शब्द का बहुवचन बताइए। डाकिया का बहुवचन बताना है और तो डाकिये हो जाएगा। ये सारे बाकी जो लिखे हैं आपके डाकियाँ, डाकियों, डाकिये, ये गलत है। राइट आंसर बनेगा डाकिये। क्वेश्चन 149, महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इमा का हुआ है। महधन इमा महिमा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, निराकरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निराकरण शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निर्धन करण, निराकरण हो जाएगा। निर्धन अकरण, ये ऐसे बनेगा आपका निर धन आ धन करण, ये ऐसे बनेगा संधि विच्छेद। तो ये क्या बनेगा? पूरा मिलकर निराकरण बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 151 क्वेश्चन है ये, अंकुरित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अंकुरित शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पर इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 152, गाय दूध देती है वाक्य किस प्रकार का है? बताइए। ये सरल वाक्य है, गाय दूध देती है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? और यह वाक्य कैसा है? ये आपका मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? देखिए आयोग ने ये वाला क्वेश्चन भी आपका कैंसिल कर दिया था, तो इसको स्किप करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन 155 पर आएंगे। विशेषण शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बताया जाता? विशेषण शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बताया जाता? कारक नहीं बताया जाता है। बाकी आपका लिंग, अवस्था और वचन बताया जाता है, कारक नहीं बताया जाता। इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 156, निम्न में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार है? श्लेष जो है आपका यहाँ पर शब्दालंकार है। राइट आंसर श्लेष। उपमा, अतिशयोक्ति, रूपक, ये किसके अंतर्गत आते हैं? अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 157, प्रत्येक शब्द से निकलने वाले अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? प्रत्येक शब्द के अर्थ से निकलने वाले अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? इसको शब्द शक्ति कहते हैं। और शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यहाँ देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट 158, शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द का जब सामान्य अर्थ का बोध कराती है तो ऐसी शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। लोक प्रचलित अगर अर्थ को बताती है तो लक्षणा होगा, अगर इनसे हटकर कोई अन्य अर्थ निकलता है तो वो व्यंजना होगा। और ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। शब्द शक्ति से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट 159 क्वेश्चन, अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति से शब्द के अर्थ को लिया जाता है वह क्या कहलाती है? वह कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है? तो वो होती है व्यंजना शब्द शक्ति। यही तो मैंने अभी बताया था ऊपर, वो कौन सी होती है? व्यंजना होती है। रूढ़ और प्रयोजनवादी किस शब्द शक्ति से संबंधित है? रूढ़ और प्रयोजनवादी ये किस शब्द शक्ति से संबंधित है? लक्षणा से। राइट आंसर लक्षणा। क्वेश्चन 160 आपका रूढ़ और प्रयोजनवादी किस शब्द शक्ति से संबंधित है? लक्षणा। क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट 161 और ये भी आयोग ने आपका देखो कैंसिल किया है, तो इसको हम स्किप करते हुए चलेंगे। यहाँ पर आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 162 पर। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। यहाँ पर अलंकार पहचानना है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर है। कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देखिए, जहाँ भाव को अधिक प्रभावपूर्ण और रुचिकर बनाने के लिए शब्द का अनेक बार प्रयोग किया जाए वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है।
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ भाव को अधिक प्रभावपूर्ण और रुचिकर बनाने के लिए शब्द का अनेक बार प्रयोग किया जाता है, वहाँ होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 163, रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के भेद हैं? ये लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं। रूढ़ा और प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 164, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं, ये क्या है? परिस्थितियां बदलती रहती हैं, ये इसका सबसे सही आंसर होगा। क्वेश्चन 165, पत्थर पर घास जमना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। ना होने वाला कार्य को कर देना, ना होने वाले कार्य को कर देना, इसका सही आंसर होगा ना होने वाले कार्य को कर देना। क्वेश्चन 166, जबरा मारे रोने ना दे, जबरा मारे रोने ना दे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताना है। ताकतवर का अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है, ताकतवर व्यक्ति का अत्याचार भी चुपचाप सहना पड़ता है, राइट आंसर बनेगा। और यहाँ क्वेश्चन हमारा 167, अरहर की टट्टी गुजराती ताला का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताना है। सामान्य वस्तु की बहुत बड़ी हिफाजत करना, ये इसका सही आंसर बनेगा। सामान्य वस्तु की बहुत बड़ी हिफाजत करना, राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट 168, लकीर का फकीर होना सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? लोकोक्तियाँ और मुहावरे आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। परंपरा का अनुकरण करना, परंपरा का अनुकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 169, अंकुश रखना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा होगा? यहाँ पर बंधन रखना, अंकुश रखना, बंधन रखना। क्वेश्चन 170, दो आँख से देखना, दो आँख से देखना, इसका सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होगा भेदभाव करना, भेदभाव करना। अगर एक आँख से देखना होता तो समान भेद होता, सब में समान आँख तरीके से देखना, समान नज़रिए से देखना। क्वेश्चन 171, अंधे के आगे रोना, ये रिपीटेड है आपका, ये अभी लास्ट 2 क्लास में हमने किया। अंधे के आगे रोना, व्यर्थ प्रयत्न करना। नेक्स्ट 172 क्वेश्चन, अंधेरे घर का चिराग, इसका अर्थ बताना है इकलौता पुत्र होना। अंधेरे घर का चिराग होना, इकलौता पुत्र होना। क्वेश्चन 173, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? कौन सी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? तो अंग्रेजी का वहाँ कोई जिक्र नहीं है, अंग्रेजी वहाँ नहीं है। बाकी नेपाली भी आता है आपका, कश्मीरी और सिंधी, ये भाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा हैं। देखिए जो हमारा संविधान है, अंग्रेजी भाषा को तो वहाँ शामिल नहीं किया गया। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी टोटल भाषाएं हैं? तो 22 भाषाओं को वहाँ मान्यता प्रदान की गई है, जिनमें हमारी जो प्रमुख भाषाएं हैं वे हैं असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी और सिंधी, संस्कृत, तमिल, संथाली, तेलुगु और उर्दू। ये आपकी 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में वर्णित है। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है, ये मैंने पूरा डिटेल में आपको 18 के जब पेपर कराए थे पूरा डिटेल में समझाया, कई सारे पेपर सेट में समझाया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आता है, तो आप वहाँ जाइए और भी क्लासेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे कैसे हुआ है सब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 174, दिए गए विकल्पों में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके? ये अधिकार किसको है? ये राष्ट्रपति की अनुमति से किसी राज्य का राज्यपाल, इसको ये अधिकार होता है। राष्ट्रपति की अनुमति लेनी जरूरी होती है और किसी राज्य के राज्यपाल ये कार्य को कर सकता है। क्वेश्चन 175, अगर आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना तो आपने प्रॉमिस करना है कि हाँ करना है मुझे, हर एक ग्रुप में इसको शेयर। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, भारत के संविधान के किस भाग के 4 अध्याय में राजभाषा
संबंधी प्रावधान है। ठीक है, भाग के 4 अध्याय में राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है, तो वो 17वें में किया गया है। यहाँ ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो संविधान, भारत के संविधान के 17वें भाग के 4 अध्याय में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। राइट आंसर हो जाएगा 17वें। क्वेश्चन 176, भारतीय संविधान में राज्य की भाषा किस अनुसूची में वर्णित है? राज्य की जो भाषाएं हैं वे संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। संविधान की कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में वर्णित है। और कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। इसको भी याद रखेंगे, कितनी? टोटल 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? ये 1963 में पारित किया गया था। राजभाषा जो अधिनियम है 1963 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 178, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 हैं। ये अभी मैंने बताया आपको 2 टाइम ऊपर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। संविधान से टीजीटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं भाषा से संबंधित, तो इनको जरूर याद रखेंगे। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? डोगरी की बात कर रहे हैं। ये आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा जम्मू और कश्मीर प्रांत में। जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाती है, जो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? याचिका केवल अंग्रेजी में लिखी जानी चाहिए। किस में लिखी जानी चाहिए? केवल अंग्रेजी में लिखी जानी चाहिए। देखिए, जब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की, तो वहाँ कौन सी भाषा में हमें जनहित याचिका देनी होगी? अंग्रेजी में। उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं तो जनहित याचिका आएगी अंग्रेजी में। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे जो हैं इन 22 भाषाओं में से भी ले लेते हैं। जो हमने अपनी 22 भाषाओं की बात की है, तो यहाँ से आंसर ज़रूर लगा देते हैं कि 22 भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। लेकिन अगर बात उच्चतम न्यायालय की आती है और किसी व्यक्ति को देनी है, तो वहाँ हम अंग्रेजी की बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए 180, आपका हो गया केवल अंग्रेजी। 181 पे आते हैं हम। 181 से लेकर 185 तक एक आपका पैराग्राफ है। पैराग्राफ से संबंधित आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर वे उनका आंसर देना है। तो पहले पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लेते हैं। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ को। हंसी शरीर के स्वास्थ्य का संदेश देने वाली है। वह एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न करती है, पाचन शक्ति को बढ़ाती है, रक्त को चलाती है और अधिक पसीना लाती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। एक डॉक्टर के अनुसार हंसी जीवन की मीठी दवा है। आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और नहीं है। कार्लाइल एक राजकुमार था। कार्लाइल क्या था? एक राजकुमार था। वह कहता था कि जो जी से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता। जो जी से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता। जी से हंसो, तुम अच्छा लगेगा। अपने मित्र को हंसाओ और अधिक प्रसन्न होगा। शत्रु को हंसाओ, तुमसे कम घृणा करेगा। एक अनजान को हंसाओ, तुम पर भरोसा करेगा। उदास को हंसाओ, उसका जो दुख है दुख घटेगा। एक बालक को हंसाओ, उसका स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और एक प्रसन्न और प्यारा बालक बनेगा। कष्टों में चिंताओं में एक सुंदर हंसी बहुत प्यारी भगवान ने दी है। एक बहुत प्यारी वस्तु भगवान ने दी है। अब देखिए क्वेश्चन 181, हंसी से क्या विशेषण बनेगा? हंसी से विशेषण क्या बनेगा? हंसमुख। हंसी से कौन सा विशेषण बनता है? हंसमुख, राइट आंसर। क्वेश्चन 182, कष्टों और चिंताओं में भगवान ने कौन सी वस्तु दी है? कष्टों और चिंताओं में भगवान ने वस्तु दी है हंसी, राइट आंसर हंसी। क्वेश्चन 183, उदास विशेषण शब्द है, इनका भाववाचक संज्ञा बनाइए। उदासी बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। उदास विशेषण से उदासी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 184, मनुष्य के पास सबसे अनमोल वस्तु क्या है? हंसी, राइट आंसर। क्वेश्चन 185, डॉक्टर के अनुसार हंसी कौन सी दवा है? मीठी दवा है, राइट आंसर बनेगा मीठी। अब यहाँ
देखिए आपको एक काव्यांश मिलेगा, काव्यांश को पढ़ना है, फिर उससे संबंधित हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखिएगा ये रहा आपका काव्यांश। क्वेश्चन 186 से लेकर 190 तक ये काव्यांश से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। मैं मजदूर मुझे देवी की बस्ती से क्या, मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगिनत बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। अंबर में जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। धरती को सुंदरतम करने की ममता में बिता चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा, और आगे आने वाली सदियों में हमारे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था, इस प्यासी के धरती के हित में ही लाया था हिमगिरी चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। मैंने रेगिस्तानों की रेती धोकर वंध्या धरती पर स्वर्णिम पुष्प खिलाए हैं। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या। क्वेश्चन देखिए 186, इनमें से कौन सा शब्द धरती का पर्यायवाची नहीं है। तो धरती का माही होता है, मही, वसुधा भी होता है और भू भी होता है, लेकिन दृग नहीं होता। यहाँ राइट आंसर बनेगा दर्ग। मजदूर किसकी आशा नहीं करता, मजदूर जो है वह देवों की बस्ती में बसेगा, वह देवों की बस्ती में बसेगा, इसकी आशा वो नहीं करता है। क्वेश्चन 188, मजदूर हिमालय की गोद से गंगा निकाल कर क्यों लाया था, क्यों लाया था भाई, बंजर भूमि को हरा भरा करने के लिए, राइट आंसर। क्वेश्चन 189, बंध्या धरती पर स्वर्णिम पुष्प खिलाए, बंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए से कवि का तात्पर्य क्या है, बंजर धरती को फसलों से हरा भरा करना, राइट आंसर है। क्वेश्चन 190, अगिनत का समानार्थी शब्द क्या होगा, अगणनीय। जो अगिनत का समानार्थी होता है वो गणनीय, अगणनीय होता है। सामान्य और गुणित तथा गणनीय इसका नहीं होगा, अगणनीय होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन 191 से हम जो करेंगे वो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ इनको भी देख लेते हैं, हमारे 10 क्वेश्चन बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 191, भाषा कक्षा में यहाँ आपका रिक्त स्थान है, इसको देखना है क्या चीज़ यहाँ पर आएगी। का प्रयोग करने का अर्थ है शिक्षार्थियों के लिए यथार्थवादी उद्देश्य और लक्ष्य लाना। तो वो रियलिया है। रियलिया का प्रयोग जब आप करते हैं भाषा कक्षा में तो वहाँ शिक्षार्थियों के लिए यथार्थवादी उद्देश्य और लक्ष्य को लाना इसका उद्देश्य होता है, इसका अर्थ यही होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 192, इनमें से कौन सा अभिगम, जो अभिगम है ये गेस्टाल्ट का सिद्धांत नहीं है। खेलने का नियम ये गेस्टाल्ट का सिद्धांत नहीं है, उन्होंने समानता का नियम, निकटता का नियम और निरंतरता का नियम दिया है, ठीक है, लेकिन खेलने का नियम उनका गेस्टाल्ट का नहीं है। क्वेश्चन 193, भाषा लिखने के लिए कौन सी प्रणाली है जिसमें ग्रेमफेम यानी कि लिखित प्रतीक भाषा की महत्वपूर्ण बोली जाने वाली ध्वनियों से मेल खाते हैं। स्वेनिमिक लिपि होती है ये, राइट आंसर हमारा स्वेनिमिक लिपि बन जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 194, शोध से पता चलता है कि छात्र की वर्तनी क्षमता सीधा डैश योग्यता से संबंधित है। ये किससे, अध्ययन योग्यता से संबंधित है। जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा अध्ययन योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन 195, मेट्रोनिमिक क्या है, मेट्रोनिमिक क्या है, माता के नाम पर चल रहा परिवार का नाम ये होता है मेट्रोनिमिक। माता के नाम पर चल रहा जो परिवार का नाम है, हमारे यहाँ क्या होता है पिता के नाम पर चलता है परिवार का नाम, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी भी है जहाँ माता के नाम पर चलता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 196, छात्र कार्य का उद्देश्यपूर्ण संगठित व्यवस्थित संग्रह है जो कि विशिष्ट क्षेत्रों में छात्र के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि की कहानी को बताता है, उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो, राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 197, निम्नलिखित में से कौन सा वाक् दुर्बलता का लक्षण है? वाक् दुर्बलता के लक्षण को बताना है। सतत बोलने में कठिनाई, ये वाक् दुर्बलता का लक्षण होता है। क्वेश्चन 198, नागी ने एक ऐसी रूपरेखा का निर्माण किया जो विकलांगता को 3 अन्य विशिष्ट फिर भी परस्पर संबंधी अवधारणाओं से अलग करता है, जो निम्नलिखित में से सभी के सिवाय अवसाद के सिवाय, किसके सिवाय क्या आएगा यहाँ पर? राइट आंसर हमारा अवसाद हो जाएगा। राइट आंसर जो बनेगा अवसाद बनेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 199, जहाँ वर्तमान और भविष्य दोनों में समान तत्व या घटक होते हैं, समान तत्व होते हैं या फिर घटक होते हैं, वहाँ सीखने के हस्तांतरण की कौन सी सुविधा होती है? वहाँ सीखने के हस्तांतरण की सकारात्मक स्थानांतरण, ये होता है वहाँ पर सकारात्मक स्थानांतरण। राइट जो आंसर बनेगा यहाँ सकारात्मक स्थानांतरण बनेगा। क्वेश्चन 200 देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा साहित्य नाटक का प्रकार नहीं है? कौन सा साहित्य है जो नाटक का प्रकार नहीं है? तो रोमांस यहाँ नाटक का प्रकार नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आपको ये वादा करना है कि आप इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को अपने ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिएगा। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्टली यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे और वे इस क्लास से वंचित रह जाएंगे, तो उनको भी ये हेल्प मिलनी चाहिए जो अपनी DSSB, TGT और PGT की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ तक आप ये क्लास पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं, पहले स्टूडेंट है, पहला क्लास है आपका, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ये क्लास आपको समय पर अवेलेबल होती रहे। मिलते हैं आपसे एक और TGT के नए एग्ज़ाम के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।